स्टूडेंट आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर क्लास 9 के गद्य खंड के लिए है। यह पहला वीडियो लेक्चर जो गद्य खंड पाठ लिया गया है वो क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। प्यारे बच्चों, क्लास 9 में आपको दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इस पाठ का सारांश मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। चूँकि वीडियो लेक्चर में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो सकता गद्य खंड का, और गद्य खंड का चैप्टर भी समझना आसान होता है, इसलिए मैं सारांश के रूप में इस पाठ को बताऊंगा। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में सारे लोग जानते हैं कि वो एक प्रसिद्ध गद्य खंड लेखन में उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, और 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, जिसमें ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, कफन है, और उसी में से एक कहानी आपके सामने है, दो बैलों की कथा। आइए दो बैलों की कथा को प्रारंभ करने से पहले सारांश रूप में उसके प्रमुख पात्रों के बारे में जानते हैं। झूरी नाम का एक किसान है, उसके पास दो बैल हैं, जिसमें हीरा और मोती नाम का दो बैल है। हीरा और मोती के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। हीरा का स्वभाव थोड़ा से शांत है, वहीं मोती का स्वभाव थोड़ा से उग्र है, क्रोधित का है। और झूरी अपने इन दो बैलों से बहुत प्यार करता है। एक दिन संभवतः जो गया नाम का व्यक्ति, जो कि झूरी का साला लगता है, वो आता है और इन दो बैलों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन वह प्यार, वो सम्मान, वो दुलार उन हीरा और मोती बैलों को नहीं मिल पाता है जो कि झूरी के घर पर उन्हें मिला करता था। उन्हें काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद ला करके अपने घरों पर बांध देते हैं और रूखा सूखा खाने के लिए फेंक देते हैं। वहीं झूरी के घर में एक छोटी सी लड़की इन दोनों बैलों की दुर्दशा को देख करके बहुत हतप्रभ रहते हैं, जिससे कि उसे अच्छा नहीं लगता है। वो उन्हें एक छोटी रोटी का टुकड़ा ले जा कर के खिलाती है। उसके उस प्यार भरे स्नेह से वो दोनों लोग तृप्त हो जाते हैं। हालांकि पेट तो नहीं भरता, लेकिन उन्हें आत्मसंतुष्टि हो जाती है। इन गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हीरा और मोती ने एक दिन विचार किया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वो भागने में असमर्थ हैं। तभी वो लड़की आती है और रात में इन लोगों को रस्सी को खूंटे से खोल देती है, और ये दोनों लोग रात ही रात वहाँ से निकल आते हैं। संभवतः रात में आते समय मटर का एक खेत पड़ता है, वहाँ पर ये लोग खूब चराई करते हैं, लेकिन किसान के द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है। बाद में इसे एक कांजी हाउस में भेज दिया जाता है। कांजी हाउस बेटा उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर ऐसे मवेशी, आवारा पशु जिनका कि कोई मालिक नहीं होता है, उन्हें उसमें रखा जाता है। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनकी दशाओं को, और भी जानवरों की दशाओं को देख करके हीरा और मोती स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन पशुओं को बाद में कसाई खाने में भेज करके काट दिया जाएगा। इस बात को सोचकर हीरा और मोती शहर उठते हैं। इन सारे लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो बाड़े के चारों तरफ दीवार होती है, हीरा और मोती अपने सींग से मार मार के तोड़ देते हैं और सारे लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। यद्यपि इस काम करने में वो लहूलुहान हो जाते हैं। वहाँ से निकलते हुए जब वो निकलते हैं तो वापस झूरी के घर पर पहुंचते हैं, और उसी नाद और चरण पर खड़े होकर के दोनों हाँफते रहते हैं। झूरी उन्हें देख करके कोमल स्नेह से दुलारने लगता है, प्यार करने लगता है, और इतने में उसकी पत्नी भी आ जाती है। वह बहुत पश्चाताप करती है कि उसने गलत किया जो अपने भाई गया के यहाँ इन बैलों को भेजा। ये हीरा और मोती बैल नहीं थे, उसके लिए अपने बच्चों से कम नहीं थे। तो यहाँ पर कहानी मूल रूप से बेटा समाप्त हो जाती है, लेकिन इस पूरी कहानी का जो मूल अर्थ है, प्रेमचंद जी ने बताया है कि गुलामी से बढ़कर के कोई भी दास्तां नहीं हो सकती, और आज़ादी से बढ़कर के कोई सुख नहीं होता है। यह पूरी कहानी जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन चेतना की तरफ हमें संकेत करती है। ये उस समय की कहानी है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, और राष्ट्रीय आंदोलन में तमाम क्रांतिकारी लोग अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती को एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाया। कांजी हाउस के उस व्यक्ति को गुलामी और जंजीरों से जकड़ने वाला अंग्रेज शासक के रूप में दिखाया, और गया को भी उसी रूप में दिखाता है, और झूरी और उसकी पत्नी को मुक्त
होने वाले भारतीय लोगों का परिदृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है। तो यह पूरी कहानी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। यहीं पर इस पाठ का सारांश समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।